मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज हम जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत एक वैसे शख्स से आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं जो इंडिया के नंबर 1 टीचर में गिने जाते हैं। और वो अपने मुखार बिंद से डीपली वो अपने बारे में खुद बताएंगे। ऐसे प्रोफेसर रितेश मिश्रा के नाम से उनको लोग जानते हैं। तो हम उन श्रीमान से डायरेक्ट आपको मिलाने जा रहे हैं। आप बारीकी से उनकी बात को सुनिएगा। आज उनसे हमारी जो वार्तालाप होगी फुल्ली एजुकेशन से रिलेटेड बिहार सरकार और केंद्र सरकार के मंशा पर भी विशेष तौर पर बात होगी। तो आप सभी को गंभीरता पूर्वक सुनने और समझने की सख्त जरूरत है। तो कैमरामैन थोड़ा सा नजदीकी से आइएगा। मैं उन मेहमान से मिलाता हूं। यही वो शख्स है जो अभी आप इनको देख रहे हैं, रितेश कुमार मिश्रा। प्रोफेसर रितेश कुमार मिश्रा आखिरकार ये अपने बारे में डीपली खुद बताने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इसके बाद हमारा ऑडियंस संक्षिप्त में आपका यानी इंट्रोडक्शन जानना चाह रहा है। देखिए, जैसा जलेश्वर जी ने बताया मेरे विषय में, और ये इनका प्यार है, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया। लेकिन हाँ, मैंने अपने जीवन में संघर्ष करके शिक्षा के एक अव्वल स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है, और ये प्रयास मेरा अभी भी जारी है और आगे भी चलता रहेगा। आप सब लोग जरूर जानते होंगे कि भारत में एक बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, IIT। मैं उस संस्थान में बच्चों को मैथमेटिक्स की तैयारी करवाता हूँ, जिससे हमने रौनक क्लासेस IIT एकेडमी से बंगाल में जो दुर्गापुर स्टील सिटी में है, वहां से मैंने 5 टाइम्स वेस्ट बंगाल टॉपर दिया है WBJE, जिसमें ऑल इंडिया रैंक, JEE मेन 42, JEE एडवांस 48। और वो बच्चा अभी IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है। हर बच्चा का सपना होता है कि हम IIT बॉम्बे से बीटेक की डिग्री हासिल करें। तो ये है अपने कुछ चंद उपलब्धियां, यही है। और मैं आप लोगों के समाज से ही निकला हुआ एक छोटा सा इंसान हूं, जो अपने इस परिवेश में अपना शिक्षा ग्रहण करके आज भारत के, मेरा तो मानना है कि भारत का जम्मू कश्मीर का अंतिम छोर और कन्याकुमारी का अंतिम छोर, इधर कच्छ जो गुजरात में है, वहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का जो क्षेत्र है, वो सब हमारे भारत माता का कण है और वो सब हमारा अपना है। ये मेरी मानसिकता है। और जहां भी अवसर मिलता है, मैं बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने का हर संभव अभी जो है किस इंस्टीट्यूट में आप अपना जो है यानी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? और जो ऐसे तो आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के लोग आपके बारे में प्रमुखता से जानना चाह रहा है। आप बताइए, आखिरकार किस लेवल के स्टूडेंट को वहाँ किस तरीके से पढ़ा रहे हैं? आपको कौन सी ऐसी तकलीफें हो रही है या खुशी मिल रही है? देखिए, मेरी जिंदगी में कई पड़ाव आए। मैंने प्रारंभ में ये अपना बोकारो जो झारखंड में है, मैंने वहाँ पे कैरियर पॉइंट से अपना कैरियर स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे पटना सुपर 30 में काम करने का मौका मिला। मैं अभयानंद सिंह, जो अपने जानते होंगे बिहार के DGP रहे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और सुपर 30 के जो आनंद कुमार जी हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया है। फिर पटना में K सिंह विजन क्लासेस में काम किया। उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो फाउंडर इंस्टीट्यूट है, पाथफाइंडर, मैंने उसमें भी 2 साल काम किया। उसके बाद मैंने रौनक क्लासेस IIT एकेडमी का नींव रखा और इसको मैंने 11 साल चलाया। राजनीति में आने के वजह से मैं कम समय देने लगा अपने इंस्टीट्यूट को, और वर्तमान में मैं वाइजैक विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे नारायणा इंस्टीट्यूट में काम किया। और प्रेजेंट में मैं कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में अवस्थित है, वहाँ LM कैरियर इंस्टीट्यूट में वर्तमान में काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स HOD। आपको तो यहाँ का भाषा वहाँ के बच्चे को समझाने में काफी तकलीफें होती होगी, लेकिन फिर आप उस जगह पर अपने आप को
स्टैंडिंग किस लहजे में और कैसे कर दी? देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात साझा करना चाह रहा हूँ। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो भाषा के लिए बहुत ही रिजिड है। वो भाषा से अपना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वहाँ पे हिंदी जानने वाले या अन्य भाषा जानने वाले बहुत चंद लोग हैं जो जिनका किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहा है उत्तर भारत से। अन्यथा वहाँ सब लोग अपनी भाषा का अहमियत देते हैं, अपनी भाषा को प्रायोरिटी देते हैं। हमारा वहाँ कम्युनिकेशन का बस एक ही सब्जेक्ट, एक ही लैंग्वेज है और वो है इंग्लिश। तो मुझे जब तक मैं लोगों के संपर्क में रहता हूँ मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है और इसके यही है उनका एक कम्युनिकेशन। आपसे तो सवाल वहाँ के लोग कर दिया कि जो नहीं पूरे हिंदुस्तान में हिंदी नहीं तमिल चलेगा। आपने किस लहजे में वहाँ के स्टूडेंट को समझाने की पूरी कोशिश किया? हमने कहा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए एक कॉमन भाषा होनी चाहिए, जिस भाषा में हम जो भी मैंने भारत की चौहद्दी बताया है उस चौहद्दी में अवस्थित किसी भी व्यक्ति का अपनी स्वेच्छा से अपनी बात रखने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। एक जन साधारण जिस भाषा को समझे ऐसी भाषा होनी चाहिए। ये बात जब मैंने वहाँ के बच्चों से जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि फिर इस सब्जेक्ट के लिए, इस लैंग्वेज के लिए इंग्लिश को रखा जाए। इंग्लिश तो पूरी दुनिया समझ रही है। हमने उनको जवाब दिया कि इंग्लिश हमारी भारत की भाषा नहीं है। मैकाले ने हम लोगों पे जबरन हिंदी इंग्लिश को थोपा है और ये हमारी मजबूरी बना दिया, जबकि हमें उस जगह पे कठोर कदम उठाना चाहिए क्योंकि हम अपनी भाषा, चाहे ये हिंदी हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, कोई भी भाषा हो, हमें अपने देश की भाषा को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ तक की बात मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, तमिलनाडु के लोगों का कहना है कि तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, इवन ओल्डर देन संस्कृत। ये बात मुझे बहुत कष्टकारी लगा क्योंकि आज तक हमने किताबों में पूर्वजों से सुना है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। लेकिन उन लोगों ने के सामने जब आप ये बात रखेंगे तो वो लोग इसका कटाक्ष करेंगे और एक सिरे से खारिज करेंगे कि नहीं, तमिल इज ओल्डर देन संस्कृत। तो ये सब चीजें हैं जो विवादास्पद है। हम भारत सरकार से यह उम्मीद करेंगे कि आने वाले आगामी टर्म में वह भारत का एक कॉमन लैंग्वेज जारी करे, सार्वजनिक करे। मैंने उनसे कहा कि आप एक सर्वे करा लो कि जिस भाषा को ज्यादा बहुमत मिलेगा उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दो। कुछ सालों पहले बंगाल के लोगों ने आवाज उठाया था, लेकिन वोटिंग में बंगाल के लोग पीछे रह गए और हिंदी को मान्यता मिली। मैं चाहता हूं कि इस भाषा को जग जाहिर कर दे और पूरे भारत में हिंदी मैंडेटरी करे कि आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम भाषा का आदान प्रदान हो सके। ऐसा मैंने उन बच्चों से कहा था। बच्चों ने मेरी बातों को प्रमुखता से लिया और उन्होंने सराहा कि सर आप जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम अपनी भावना को अभिव्यक्त एक कॉमन लैंग्वेज में ही कर सकते हैं। आपने तो क्लास में ही बच्चों को उल्लू कर दिया, वहां से बच्चों ने आपके साथ क्या प्रतिक्रिया व्यक्त किया? देखिए, उल्लू कोई मतलब इंटेंशन नहीं था, बट ये था कि बच्चों को प्यार से टीचर लोग कुछ न कुछ बात कहते रहते हैं, बस इसका कोई बच्चों ने मेरी भावना को कदर किया। और उल्लू तो हिंदी शब्द है, वो तो समझ में नहीं किया, आपने किस तरीके से इसको समझाया? उन्होंने पूछा भी था इस बात को कि सर उल्लू का मतलब क्या है, व्हाट इज उल्लू? मैंने बोला उल्लू इज अ वर्ड इन हिंदी बट इट्स इंग्लिश मीनिंग इज OWN ऑल। तो उन्होंने तुरंत कैच किया, ओके सर व्हाई यू आर कॉलिंग मी उल्लू? तो मैंने उनको जवाब दिया कि देखो, जब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम मेरी बातों को, भावना को देख नहीं पाते हो, इसलिए उल्लू शब्द मैच करता है, क्योंकि उल्लू को सिर्फ रात को ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। आखिरकार बिहारी को बिहार के अलावा जहां भी जाता है तो है दृष्टि से देखता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आज को आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार से एक अच्छा खासा परसेंटेज लोग बिहार से बाहर किसी न किसी मजबूरी के कारण काम करने के लिए निकले हैं। तो वो लोग जो लेबर कैटेगरी के हैं, उन लोगों को इन सारी समस्या से सामना करना पड़ता है।
उन लोगों को वहां तौहीन किया जाता है। ए बिहारी शब्द वहां अनकॉमन, ये साधारण बात है, लेकिन मेरी स्थिति में यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं तमिलनाडु में तमिलनाडु के बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ, उनको ज्ञान दे रहा हूँ। और कहा गया है शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, तो शिक्षा देने वाले व्यक्ति का सम्मान हमेशा है, हर जगह। हम फिर आपके साथ आ रहे हैं। सर, आप अपना नाम प्रमुखता से बताइए। मेरा नाम रमानंद ठाकुर। ऐसे पेशे से अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी जो आप प्रोफेसर साहब की बात प्रमुखता से सुन रहे थे, मैंने देखा है। मैं यहाँ बतौर शिक्षक काम कर रहा हूँ। ये VCC शॉर्ट में इसका नाम है इस संस्थान का, वैसे विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के नाम से इसे जाना जाता है। मैं इसमें इंग्लिश का टीचर हूँ और लगभग 8-10 सालों से वर्क कर रहा हूँ। ऐसा कि सर ने बताया कि जो बिहारी को मजदूर क्लास के जो लोग हैं उनको इस दृष्टि से देखा जा रहा है। हम एज ए वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम वहाँ के बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं। मेरे साथ वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये दो रंग नीति एक ही देश में आपके सरकार के नेतृत्व में क्यों हो रही है? आप क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी जी को? ये सरकार की गलती भी कह सकते हैं इसको। और वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वानों की बात एक अलग हो जाती है और सामान्य कार्य करने वालों की एक बात अलग हो जाती है। सब में एक जैसा क्वालिटी नहीं होता है, समानता नहीं होती है। असमानता तो हर चीज़ में मिलता है, इसमें भी एक असमानता है। सभी लोग पढ़े लिखे अगर हो जाए, सभी लोग एक जैसे हो भी नहीं सकते हैं। लेकिन बाहर में जो समस्या है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या सरकार की है कि हमारे बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, वर्क नहीं है। फलस्वरूप यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है और उनको वो मजबूरी सहना पड़ता है। वो जैसा ट्रीट करते हैं उसके मतलब उस ट्रीटमेंट में उनको रहना पड़ता है। इसलिए ये सरकार की ही कमजोरी तो सरकार की मंशा गलत है ना? सरकार की मंशा तो गलत है। तो आप तो बीजेपी के लोग हैं, आखिरकार गलत लोगों को अपने साथ कैसे रख लिए? बीजेपी की लोग तो हम हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थितियाँ जो उलट पुलट होती रहती है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हम मूल रूप से बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। हम इसमें और कोशिश रहेगा कि हम हमेशा के लिए इसमें रहेंगे। हम आ रहे हैं सर आपके साथ। सर, आप अपना नाम बताइएगा। कमल किशोर का मेरा नाम है। जैसा कि मुझे जानकारी है, आप भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोग हैं। आप इंग्लिश मैन हैं। नहीं, इंग्लिश मैन नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता हूँ और इंग्लिश मैन मैं नहीं हूँ। और सोशल वर्किंग में भी आप फुल्ली जो है बीजेपी के सपोर्टर है? हाँ बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ और रहूंगा। अभी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, यानी बिहार सरकार का नेतृत्व, यानी मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं। तो सर ने बताया कि सरकार की मंशा गलत है और आप एज ए बीजेपी के लोग गलत लोगों को अपने साथ क्यों रख लिए? नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमें सभी जितने भी संगठन है सभी को मिलकर काम करना चाहिए। और बिहार जैसे एक अभी विकसित राज्य नहीं है और विशेष दर्जा मिलना चाहिए और सरकार को सभी मिलकर जो केंद्र सरकार है बिहार सरकार को सपोर्ट करे और बिहार में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज की स्थापना होनी चाहिए ताकि जो हमारे बाहर जाते हैं लोग उनको यहाँ काम मिले और सभी को मिलकर काम करना चाहिए। बिहार मैं बहुत खुश हूँ कि बिहार के बहुत सारे IAS पूरे हिंदुस्तान में हैं। हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा है जो बरेली के बाजार में जितना बार झुमका नहीं गिरा उससे ज्यादा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर गई और गिरने वाली सरकार को आपकी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार गलत आदमी को अपने साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। आखिरकार सरकार की मंशा क्या है? नहीं, जो गलत आदमी है या फिर जहाँ कहीं गलती भी हो जाती है तो जो एक बड़े आदमी है, जो स्कॉलर है, जो विद्वान है, जो सही है, तो गलत आदमी भी उनके साथ रहकर सही हो जाते हैं। सही हो जाते हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आपके गठबंधन की सरकार देंगी? मुझे 100% फेथ है कि विशेष दर्जा बिहार नीतीश कुमार जी 19 वर्षों से बाप बाप चिल्ला रहे हैं नहीं
मिला, क्या आपके कहने से विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? नहीं, अभी हमारे देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत मजबूत बनेगी, तब निश्चित रूप से बिहार सरकार एक विशेष बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। हम आ रहे हैं फिर। सर आप अपना नाम बताइएगा, प्रमुखता से हमारा ऑडियंस जानना चाह रहा मेरा है। नाम शत्रुघ्न पंडित है। आप बाई यानी पेशा बताइए, आप क्या अभी कर रहे हैं? मैं कोचिंग चला रहा हूँ विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के नाम से। ये बोर्ड देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा मैन उधर बोर्ड दिखाई थी। बोर्ड क्या चीज का है? LIC वगैरह का लग रहा इसके है। साथ मैं LIC का भी वर्क करता हूँ। इसमें मैं मुख्य बीमा सलाहकार के पद पर हूँ LIC में। आप तो सहारा का भी एजेंसी जो है जोते हुए हैं। नहीं, सहारा का एजेंसी मेरे साथ नहीं था। तो आपके साथ नहीं था? हम ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा बताया है कि जो शत्रुघ्न पंडित ने सहारा में बहुत सारे लोगों का रुपया जमा करवाए और जिसके कारण सहारा आज दुनिया से चला गया, बुड़ गया। आम आवाम लोग बात बात चिल्ला रहा है। क्या उन आम आवाम गरीबों के लिए आपने सरकार तक या संबंधित व्यक्ति तक क्या प्रयास किया? सबसे पहले बात यह है कि सहारा अभी तक गया नहीं है। सहारा का जो भी बॉन्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन गिरवी पड़ा हुआ है और हमको उम्मीद है कि सहारा के सारा पैसा रिटर्न करेगी सरकार के माध्यम से। सुनते रहिएगा हमारे तमाम प्यारे प्यारे बंधुओं। एक वरिष्ठ एजेंट कह लीजिए इनको, और ऐसे गुरुजी भी हैं, विद्यालय कोचिंग सब चल रहा है इनका। इनके मुखार बिंद से निकली है आवाज जो सहारा में पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा है आम आवाम आदमी बाप बाप चिल्ला रहा है। सर हमारे साथ बहुत सारे बीजेपी के लोग जो है अपनी अपनी बात अपने अपने स्तर से रखे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहे हैं। क्या हमारा हिंदुस्तान हिंदुत्व राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, उस पथ पर चलने की तैयारी में तो है बीजेपी और हमको उम्मीद है कि 100% बनेगी। हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी एक बीजेपी के यानी ऐसे तो प्रोफेसर साहब है लेकिन बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। मैं उनसे सारी वस्तु स्थिति से आप तक पहुंचवा रहा हूं। थोड़ा सा एक व्यक्ति से हम जानना चाह रहे हैं, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शत्रुघ्न राय हुआ। आप तो कभी जदयू में चले जाते, कभी भाजपा में चले जाते, कभी राजद में रहते, कभी प्रशांत किशोर जी में चले जाते, ऐसा क्यों करते हैं? हम तो स्वतंत्र है, कहीं नहीं है। आप स्वतंत्र है तो फिर जो है बीजेपी के लोगों के साथ क्यों आ गए हैं? अब इच्छा हुई है यहाँ पर खड़ा होने की, कुछ बात सुनने के लिए। यानी प्रोफेसर साहब की बात सुनने आ गए हैं। हाँ, वही बात है। देखिए आखिरकार कुछ है इनमें। थोड़ा सा आइएगा नजदीकी से। सर हमने अमुक अमुक लोगों से विभिन्न प्रकार की बातें लिया। मैंने टीचर जो कमल किशोर जी हतन, इनसे भी अपनी बात जो है इनका हम जाने हैं। मेरा एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल है क्या जो बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करने के लिए हिंदुस्तान में अपना बिगुल फूंक चुकी है, लेकिन इनकी जो रणनीति है 100% गलत है। वो गलत है क्या? जो बिहार के जो अभी नीतीश कुमार जी हैं, उत्तर प्रदेश के बरेली में जितना बार झुमका नहीं गिरा उससे ज्यादा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर गई। उसके बाद भी आपके यशस्वी प्रधानमंत्री उस गलत मुख्यमंत्री को अपने कदमों से कदम मिला करके लेकर के चल रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ समझा जा रहा है? प्रमुखता से बताइए। देखिए, यह एक राजनीतिक समीकरण है। व्यक्ति राजनीति में किसी का कोई परमानेंट कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सत्ता में बने रहने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए उतारू रहता है। लेकिन मुझे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय को समझना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जो भी काम किए हैं उसके पीछे क्या गलत है, क्या सही है, इसको जानने की जरूरत है। अगर नीतीश कुमार जी इधर से उधर, इस पार्टी से उस पार्टी हुए हैं, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि वर्तमान में नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आ गए हैं, अलायंस किए हैं। तो मेरा मानना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो उनका रणनीति है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। सर बीजेपी का करेज तो गिरा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं।
देखिए, ये बात आपका मैं कुछ हद तक मान सकता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी से काफी लोग खफा हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से दल बदल करना कहीं न कहीं बिहार के लोगों के लिए एक गंदा संदेश है, एक अच्छा संदेश नहीं है। राजनीति में भी एक विचारधारा होनी चाहिए, राजनीति भी एक विचारों पे आधारित होना चाहिए। आप अगर राजद के साथ गए तो किस ग्राउंड पे गए, भारतीय जनता पार्टी में आए तो क्या ग्राउंड हुआ, ये अगर वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसा अभी नीतीश कुमार जी ने कमिटमेंट किया है कि अब मैं आप ही के साथ रहूंगा, उन्होंने मोदी जी से खुले मंच पे ऐलान किया है, अब मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूं। तो मैं इस बात को मान रहा हूं कि अब नीतीश कुमार जी नहीं कहीं जाएंगे। राजनीति अभी 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और आह्वान प्रधानमंत्री जी ने जनता से किया है कि अब की बार 400 पार कर दो और 100 दिनों का कार्यक्रम मेरा पहले से रेडी है। भारत में बड़े बड़े निर्णय मैं लेने जा रहा हूं। आपने कहा कि जो मोदी जी का स्लोगन है इस बार 400 पार कर दो, लेकिन हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा है नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन वाली सरकार बिहार में या चाहे देश में भी गठबंधन में सरकार चल रही है। देश में गठबंधन में है ना सरकार, गठबंधन में सरकार चल रही है। बेशक मोदी जी ने 303 सीट लाए, उसके बाद भी गठबंधन में सरकार चल रही है। लेकिन सीतामढ़ी जिला के हम लोग वासी हैं और आप बेशक सीतामढ़ी से 3000 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी से आप चंदन व बंधन कर रहे हैं। यहाँ जो बीजेपी के जो गठबंधन में जो नीतीश कुमार के पार्टी से सीतामढ़ी लोकसभा से देवेश चंद्र ठाकुर जी को जो लोकसभा का चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया गया है, हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा है सबसे पहला 400 में ये पहला सीट लूज करेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे पहले वैश्य समाज के लोग आपसे खफा चल रहे हैं। उसके बाद बीजेपी का जो फूल छाप वाले लोग हैं, वो फूल छाप वाले बरसों से कह रहा है सीतामढ़ी में फूल छाप, सीतामढ़ी में फूल छाप, लेकिन उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। तो यहां पर जैसा कि मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा है सीतामढ़ी तो आपका गया, क्या कहना चाहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए, अभी चुनाव हुआ नहीं है और हार जीत का निर्णय हम पहले से तय नहीं कर सकते, और निश्चित रूप से भाजपा के साथ अलायंस हुआ है, अलायंस के कुछ रूल है, कुछ कमिटमेंट होता है, लेकिन एजेंडा एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे और मोदी जी भाजपा का 370 और अलायंस का 400 पार। ये एजेंडा अभी धैर्य रखिए और देखते जाइए, पल पल व्यक्ति का विचार बदलता है। प्रधानमंत्री जी से कोई भी व्यक्ति खफा नहीं है, इसकी भी मेरा भी जानकारी है, मेरे भी सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को आज गांव-गांव में गरीब गुरबा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जितने भी कल्याणकारी योजना चलाए हैं उस सभी का लाभ गांव में के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति पा रहा है। तो उस लिहाज से किसको कहां से कौन टिकट मिला है ये मायने नहीं रखता है। जो भी वोट करेगा प्रधानमंत्री जी का पिक्चर अपने दिलो दिमाग में लेकर के वोटिंग वही हो। आपका सबसे पहले बीजेपी के लोग खफा चल रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? वैश्य समाज की बात तो छोड़िए। देखिए, कार्यकर्ता जरूर नाराज होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता ने वर्षों अपनी पार्टी के लिए काम किया और अंत में किसी दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट मिलता है तो कार्यकर्ता जरूर नाराज होते हैं। लेकिन कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं कि हमारे केंद्रीय कमेटी ने, भाजपा के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे एक दूरगामी सोच है, एक प्रभावशाली सोच है और वह राष्ट्रहित में लिया गया डिसीजन है। तो मुझे लगता है कि इस बात पे, और भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, कहीं भी आप देखेंगे वो अंदर ही अंदर विरोध जरूर करेंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से खुले मंच पे, सड़क पे कभी विरोध करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि निर्णय प्रधानमंत्री के संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री के कलम से व्यक्ति का तय हुआ है, इसलिए कहीं भी कोई संदेह नहीं है। और हम लोग निश्चित रूप से 400 पार आने वाले हैं, ये आप अभी से लिख करके रखिए। बिहार में 16 को यानी सीट नीतीश कुमार को दे दिया गया है
प्रशांत किशोर जी अभी गांव गांव में घूम रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया है जो 13 सीट राजद के खाते में। देखिए, ये भी एक राजनीतिक हो सकता है ये विषय, क्योंकि प्रशांत किशोर जी पता नहीं उनकी इच्छा रही होगी या नहीं रही होगी, क्योंकि वो अलायंस के पार्टनर नहीं है, तो हो सकता है उनको कहीं न कहीं इसकी पीड़ा रही होगी। तो ये चीज देखा जाएगा आगे क्या करते हैं। ठीक है, अगर प्रशांत किशोर जी अपना जनता तक अपनी आवाज पहुंचा चुके होंगे तो इस बार राजनीति में उनका देखा जाएगा ताकत कितना है, कितना सीट लेकर आते हैं। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा समावेशी राजनीति करती है, किसी को वहां से भगाया नहीं जाता है, व्यक्ति स्वतः आता है, स्वतः जाता है। भाजपा किसी को नहीं टर्मिनेट करती है। भाजपा का एक गाइडलाइन है, एक कार्य पद्धति है, उस पद्धति को मानना पड़ेगा। भाजपा का स्लोगन है नेशन फर्स्ट, भारत पर सर्वप्रथम, फिर हमारी पार्टी, फिर हम, ये है उसका श्रृंखला। तो नेशन फर्स्ट है, जो भी नेशन को फर्स्ट मानता है, उसे आइडियोलॉजी को मान करके चलता है, कार्य करता है, उसने भाजपा स्वागत करती है। आप एक तरफ कह रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए सर्वमान्य है और मान्य रहेंगे, 400 पार करेंगे, लेकिन उतने यशस्वी प्रधानमंत्री को एक बिहार का लड़का तेजस्वी प्रसाद यादव पानी पानी पिला करके रख दिया। आप कहिएगा ऐसा क्यों? तो अभी चुनाव प्रचार में राजद ने मात्र भाड़े पर हेलीकॉप्टर 1 या 2 लिए हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से 8 गो हेलीकॉप्टर लिया गया है। कहीं ना कहीं डर तो है। देखिए, आज इस बात को तो मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बिहार में आज 2 पार्टियों में डायरेक्ट आमना सामना है। अभी भाजपा का जो अलायंस है और उधर महागठबंधन, ये जरूर है, टकराव तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए हैं, वो व्यक्ति समझ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ये डिसीजन लिए हैं, केंद्र के चुनाव में कहीं भी किसी भी स्तर पे कोई संदेह नहीं है, सारा वोट, इवन राजद के जो वोटर हैं, आप पता करिए, आपके भी सूत्र हैं, आप पता करिए, उनके भी वोटर प्रधानमंत्री जी को वोटिंग करेंगे, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री का रहना राष्ट्र को एक सुरक्षा की गारंटी मिलती है। अच्छा, वो ठीक है, लेकिन सीतामढ़ी में महागठबंधन से राजद के सीट पर सुनील कुमार कुशवाहा जी आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी के गठबंधन के लोग कह रहा है ये जीत गए। नहीं, देखिए, अब कुछ लोग जिनको व्यक्तिगत उनसे ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कभी असम्मान प्रकट किया होगा, तो ऐसे लोग रहते हैं 2-4 लोग, उन बातों को प्रमुखता नहीं दिया जाए। बहुमत यही है कि भाजपा कोई व्यक्ति को यहाँ चिन्हित करके वोटिंग नहीं होगा। वोटिंग के समय भाजपा और प्रधानमंत्री का चेहरा नजर आएगा, इसलिए कौन किसको टिकट मिला, क्या मिला, ये मायने नहीं रखता है। ये सारी चीजें टिकट वितरण से पहले हुआ है। सीतामढ़ी के ग्राउंड लेवल के जो लोग बता रहे हैं जो हमको सांसद गले लगाने वाला होना चाहिए। देवेश बाबू राजा महाराजा की तरह 3 मंजिला पर बैठे रहते हैं, जनता नीचे में खड़ा होकर के उनकी बात को सुनता है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे संतुष्ट करेंगे उन आम पब्लिक को? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता है कि ये खबर जब वो जानेंगे तो वो अपने कार्यशैली में जरूर परिवर्तन करेंगे। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप ही के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि उनको यहाँ से टिकट मिला है, प्रत्याशी बनाया गया है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि राजनीति में जनता से प्रेम होना जरूरी है। जो जनप्रिय होता है वही लंबे समय तक राजनीति में टिका रहता है और जनता उसे प्यार करती है। कोई नेता किसी को प्यार नहीं देता। क्या दिवेश बाबू को आप ये चीज कहना चाहेंगे, जो राजा की तरह जो गद्दी पर बैठे रहते हैं और जनता धरती पर खड़ा रहता है, इस नियम और कानून में परिवर्तन उनका होने वाला है कि नहीं? निश्चित रूप से होना चाहिए। आप एक विद्वान है सर, प्रोफेसर है, और आपके अंदर जो छवि है, सांसद तो आपको होना चाहिए सीतामढ़ी का। वो देवेश बाबू आपके सामने में नगण्य है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप एक ब्राह्मण जाति से होते हुए भी